प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोलाराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका सूत्र ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि किसी चालित तार में धारा प्रयोग करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात किया जाता है। और बायो सावर्ट का जो सूत्र होता है वो होता है dB = μ0/4π/I/dl sin θ/r²। अपने वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात किया था, B = μ0I/2a। आज हम ये कहेंगे कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र से उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, ये अपनी वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या a है। ये YZ तल में खड़ी है और इसके केंद्र से x अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है, वहाँ अपन को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ से एक अल्पांश dl लेते हैं और इस dl से ये P बिंदु है, तो dl के लंबवत ये r होगा। ये 90 डिग्री का कोण होगा, लगभग इसे 90 डिग्री एंगल पर उत्पन्न होता है, लंबवत उत्पन्न होता है। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब इस dB के दो घटक होते हैं, dB cos अल्फा और dB sin अल्फा। ये cos 90 माइनस अल्फा तो क्या होगा, sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा। इसी प्रकार इसका जो सिमेट्रिकल लाइन पार्ट है अल्फा से वो यहाँ पर होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा। इसमें भी इसका एक घटक क्षैतिज घटक क्या होगा, dB sin अल्फा होगा, और लंबवत घटक क्या होगा, dB cos अल्फा होगा। इन दोनों अल्पांशों का जो क्षैतिज घटक हैं वो परमाणु में समान दिशा में विपरीत होने निरस्त हो जाते हैं, जबकि जो क्षैतिज घटक है dB sin अल्फा वो जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार इस वर्ताकार कुंडली को ऐसे ही अल्पांशों से मिला जाए ऊपर और नीचे, जिसके सम्मिलित अल्पांश होते हैं, उन सभी अल्पांशों के उसके जो लंबवत घटक है वो निरस्त हो जाते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए इसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो x अक्ष पर उसके इस dB sin अल्फा इस x अक्ष की ओर उत्पन्न होगा और वो इस dB sin अल्फा के घटकों के योग के बराबर होगा। तो B बराबर क्या होगा, सिग्मा dB sin अल्फा होगा। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, dB = μ0/4π/I/dl sin θ/r², थीटा अपने 90 डिग्री, dB की वैल्यू अपने यहाँ आएगी। अब आप देखिए sin अल्फा क्या होगा, इस ट्रायंगल में लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो a बटा r होगा। sin अल्फा बराबर a बटा r। अब अपने dB की वैल्यू रखी तो μ0I/dl μ0/4π/I/dl बटा r² इंटू a बटा r। ये क्या होगा, μ0Ia/4π/r³ हो जाएगा इंटू सिग्मा dl। dl क्या होगा, वर्ताकार कुंडली के अल्पांशों का योग होगा। तो सिग्मा dl बराबर क्या होगा, 2πa, और इसमें n फेरे हो तो n का मल्टीप्लाइड होगा n से, तो μ0Ia/4π/r³ n इंटू 2πa। तो अब यहाँ पे मिलेगा आपको μ0Ni²/2r³। तो r बराबर क्या होगा, √a² + x²। तो b बराबर क्या होगा, μ0Ni²/2a² + x² या 3/2। अब अपन इसकी सहायता से इस वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निकालना चाहेंगे। जब x = 0 b0, तो ये x = 0 रखेंगे तो b बराबर μ0Ni/2a। ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम उत्पन्न होता है, मैक्सिमम उत्पन्न होता है। जब से अपन केंद्र से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। एक बार वापस समझ लीजिए कि अपन यहाँ बायो सावर्ट का जो नियम है उसमें अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अपन जानते हैं, ये होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है तो dB = μ0/4π/I/dl/r²। अब अपन कहते हैं इस वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो निकालते हैं, क्योंकि कुंडली क्या होती है, इन्हीं अल्पांशों से मिलकर बनी होती है। तो एक भाग इसका ऊपर है, दूसरा भाग आधा है। ऊपर वाले भाग का कोई भी जो पॉइंट होगा उसका सिमेट्रिकल पार्ट नीचे मौजूद होगा। ऊपर वाले पार्ट जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो समान परिणाम में उत्पन्न होते हैं। इनके क्षैतिज घटक क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, लेकिन लंबवत घटक dB cos अल्फा निरस्त हो जाते हैं। इन सभी अल्पांशों का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, OP की दिशा में उत्पन्न होता है और वो dB sin अल्फा के घटकों के योग के बराबर होगा, सिग्मा dB sin अल्फा। sin अल्फा की वैल्यू अपन जानते हैं, a बटा r है ज्योमेट्री से। अब इसमें a बटा r sin अल्फा की वैल्यू रखी, dB की वैल्यू रखी, तो ये आया
और सिग्मा टी एल की वैल्यू अपन जानते हैं n/2 इसमें रखा दिया है। अब इसमें आर क्यू जो है वो आर बराबर अपना देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा a² प्लस r² बराबर x², ये r² बराबर क्या होगा a² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री, ये अपना हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर। तो 3/2 में ये 3/2 आ जाएगा क्यूब वेक्टर। केंद्र पर निकालना चाहेंगे तो अपना x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। अब देखिए आप अपन ऐसी दो कुंडलियों का युग्म लेते हैं जिनकी त्रिज्या समान हो और उनके बीच की दूरी क्या होती है उनकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो ऐसी कुंडली को अपन हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं और इनका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। कैसे? एक ऐसी कुंडली रखें यहाँ, तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसके कारण ऐसे उत्पन्न होगा, बीच की डिस्टेंस भी होगा, यहाँ इसका घटेगा तो दूसरे का क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, बढ़ेगा। इस कारण क्या होगा दोनों कुंडलियों द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों का योग सेम रहेगा। ऐसे आप बनाना चाहें तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये एक कुंडली का काम ये होता है, दूसरी कुंडली का काम क्या होगा ये बढ़ता है। तो अब जैसे दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी अपन क्या मान लेंगे, ये a/2 क्योंकि a/2 पे क्या होता है ये पॉइंट है, a/2 ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली है और ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग क्या होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। ऐसी कुंडलियां जिसमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, उनके बीच की दूरी भी उनकी त्रिज्या के बराबर हो और उसकी ज्यामिति क्या होगी एक जैसी होगी, तो उनको अपन हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। इसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।